जी, पहला सवाल है हमारा, विच मेथड ऑफ टीचिंग रिलाइज ऑन स्टूडेंट सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। कौन सा मेथड है जो स्टूडेंट को सेल्फ डायरेक्टेड मेथड की तरफ लेके जाता है? सेल्फ डायरेक्टेड मेथड का जो कीवर्ड है ये वाला, ये एक ही थ्योरी के अंदर वैसे इस्तेमाल हुआ है कि उनका जो है ना एजेंडा ये है कि स्टूडेंट को इस काबिल बनाया जाए कि स्टूडेंट सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, खुद से लर्निंग कर सके, यानी उतनी इतनी आज़ादी हो उसे कि वो लड़ने के लिए उसको कोई बाउंड ये ना मोंटीसोरी जो मेथड है ना, ये उसका कीवर्ड है, ठीक है। मोंटीसोरी कहते हैं कि बच्चे को आज़ादी दें, उसको सीखने के लिए कंडूसिव लर्निंग का इन्वायरमेंट दे दें, तो जो किसी भी जबर का जबरदस्ती वाला इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए। और उस इन्वायरमेंट के अंदर बच्चों को आज़ादी दी जाए कि वो उन चीज़ों के साथ बच्चे खुद से सीखे, खुद अपना नॉलेज बिल्ड करें, ठीक है। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग मारिया मोंटीसोरी का कीवर्ड है। Which scale measures the extent of an individual agreement and disagreement with each item, determines their attitude and perception। यानी वो कौन सा स्केल, मेजरिंग स्केल है ना डिफरेंट, उनमें मेजरिंग स्केल कौन सा है जिसमें हम एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट किसी शख्स के एटीट्यूड का, उसकी perception, उसकी ख्यालात के हवाले से लेते हैं। जैसे वो होता है ना, आप कहते हैं कोई क्वेश्चन फिल कर रहे होते हैं, उसमें कहते हैं एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, स्ट्रांगली डिसएग्री, न्यूट्रल, ये वाली बातें करते हैं। ये लिकर्ट स्केल की है, ये लिकर्ट स्केल है जिसके अंदर हम जो है ये कर रहे होते हैं। फाउंटेन पेन 1884, वाज पेटेंटेड बाय, ये थोड़ा रट्टा लगाने वाला सवाल है ये वाला। जो पेन है, फाउंटेन पेन कहते हैं हम, जो जिसके अंदर हम स्याही डालते हैं, तो वो फाउंटेन पेन जो है 1884 के अंदर पहली दफा इसको बनाया गया, इजाद किया गया। तो ये कौन था जिसने फाउंटेन पेन को जो है वो फाउंटेन पेन बनाया था? माइकल हार्ट, लेविस वाटरमैन, लेज़लो या चार्ल्स बबेज? कौन था जिसने फाउंटेन पेन की बुनियाद रखी? लेज़लो जो है ना, इन्होंने बनाई थी बायरो, ठीक है। लेज़लो ने क्या किया था? बायरो का काम किया था। चार्ल्स बब्बेज जो है उसने कंप्यूटर के ऊपर काम किया था। वाटरमैन, ये आप इसको ऐसे याद रख लें, वाटरमैन जैसे उसके अंदर पेन के अंदर स्याही डालते हैं ना, तो वो एक आगे उसकी स्याही, तो ऐसे ही समझ लें कि ये वाटरमैन था पेन के लिए। जो बायरो के लिए है ना, वो है लेज़लो, ठीक है जी। फाउंटेन वाटर, इसी तरह बिल्कुल इस तरह कीवर्ड के तौर पर अपने जेन में रख ले, नाम याद रहेगा, ठीक है। वाटरमैन पेन है, लेज़लो जो है ये बायरो है। द नंबर ऑफ सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इन स्कूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। हमारे स्कूल से जो सक्सेसफुल स्टूडेंट है, इट मीन के वो पास हो चुके हैं या वो कामयाब हो गए, इट मीन पास हो गए, तो ऐसे स्टूडेंट को आउटपुट इशू बोलते हैं। ठीक है, जो पास हो जाते हैं या जो सक्सेसफुल हो जाते हैं वो आउटपुट होती है, इनपुट में वो पढ़ने के लिए आते हैं। द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस अमंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर इज कॉल्ड। जो मैसेजेस का है, उनकी एक्सचेंज ऑफ मैसेजिंग कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर, अमंग ऑर्गेनाइजेशन, इसको थोड़ा सा आपने इसका, अमंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर, अमंग से मुराद ये होता है ना कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। या ये नहीं कहा गया एक ऑर्गेनाइजेशन की किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो कम्युनिकेशन होती है वो होनी थी इंटर होनी थी, ठीक है। जब अमंग ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर जो है आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक फैक्ट्री है उसके वर्कर्स जो हैं वो आपस के अंदर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो ये इंट्रा पर्सनल हो कम्युनिकेशन हो, क्या होगी? इंट्रा। देखिए अगर मैं यहाँ पे कहता मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, किसी और ऑर्गेनाइजेशन के साथ करते, तो उस वक्त ये इंटर होता। जब अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने ही लोग, यानी मतलब एक कीवर्ड जो है ना वो अदर, अदर का इस्तेमाल होता किसी दूसरे, यानी अगर फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें मैं काम करता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल कॉलेज साइड का हूँ और मैं स्कूल साइड के किसी बंदे से गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजिंग होती वो इंटर कहलाती, ठीक है, वो अदर होती। अगर मैं अपने ही कॉलेज साइड के ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो मतलब हम एक ही कंपनी के बंदे हैं, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के बंदे हैं, तो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन होगी, ठीक है।
नहीं टफ नहीं था। बस ये कीवर्ड याद रख लें। देखिए ऐसे अमंग लिखा हुआ है, अमंग का मतलब है कि खुद से ही, मतलब अपने ही दरमियान अमंग, ठीक है ना, मतलब दो चार चार पांच 20 जो लोग हैं आपस में ही यानी कि कर रहे हैं अमंग। अगर ये कीवर्ड किसी का अदर की तरफ होता ना तो फिर हम इंटर की तरफ जाते हैं। कम्युनिकेशन इज अ, जो कम्युनिकेशन है ये क्या है? कोई मेथड है, एक्टिविटी है, ड्रिल है, या प्रोसेस है? कम्युनिकेशन जो है ये क्या चीज है? नहीं यार, मेरे नजदीक कम्युनिकेशन जो है ना वो एक एक्टिविटी है, जो हम काम कर रहे हैं, एक एक एक्टिविटी है, एक तरीके कार है मेरे नजदीक। ये मैं इसका एक्टिविटी लगा रहा हूँ। ये मतलब एक्टिविटी एक काम करने की तरह ही है, ठीक है। टू वे प्रोसेस तो है। तो लेकिन एक्टिविटी यार कीवर्ड मैंने कहीं पे पढ़ा है। चलें, आप इसको इसको मजीद सर्च कीजिएगा। बात आपकी ठीक है कि एजुकेशन टू वे प्रोसेस है। चले यार, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, प्रोसेस कर लेता हूँ। मेरा ये कंसेप्ट गलत हो सकता है। तो मैं समझ रहा था कि एक्टिविटी जो है वो मतलब एक कुछ करना है, गुफ्तगू या कुछ हम कर ही रहे हैं ना, तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं इसका मतलब हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन एक्टिविटी को ज्यादातर हम फिजिकल में मतलब लेते हैं जब हम फिजिकल काम कर रहे होते हैं। तो इसका आंसर मैं प्रोसेस लगा रहा हूँ। मजीद आप इसको देख लीजिएगा। इन विच रिसर्च डिजाइन डज द रिसर्चर लैक randomization and imply other strategies to control extraneous variable। एक रिसर्च है, डिजाइन है जिसके अंदर रिसर्चर जो है ना वो रैंडमाइजेशन नहीं कर रहा, ठीक है, मतलब मुकम्मल तौर पे रैंडमाइजेशन नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पे उसने कुछ एक्सट्रानियस वेरिएबल के असर को कंट्रोल करता है। लेकिन जो होता है ट्रू एक्सपेरिमेंटल, इसके अंदर रैंडमाइजेशन होती है और इसके अंदर फुल्ली कंट्रोल होता है, ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर कंट्रोल होता है और बिल्कुल कोई बायसनेस नहीं होती, फुल रैंडमाइजेशन होती है। जो परी होता है ना इसके अंदर हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं होता, कोई बायस उसके जो है ना वो रैंडमाइजेशन नहीं होती। यानी सबसे वीक एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन जो होगा वो परी एक्सपेरिमेंटल होगा। और सबसे तो जो है ना कोजाई है जिसके अंदर ना हम थोड़ा सा कंट्रोल हल्का रखते हैं, जो हमारा जो कंट्रोल है वो थोड़ा कम रखते हैं। और कंट्रोल से मुराद ये है कि उसमें कोजाई में कुछ हम अपनी चीजों को भी ले रहे होते हैं। ऐसे हमारी जो यूनिवर्सिटी में रिसर्च चलती है ना, हम कुजाई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करते हैं, जो हम एमफिल के लोग करते हैं कि इतना ज्यादा टाइट लैब के अंदर करो, ये इतना कंट्रोल और टाइट ये हम चीजें नहीं कर सकते। तो हमारे पास कोजाई होता है, लेकिन हम कोशिश वहां भी कर रहे होते हैं कि एक्सटर्नल जो वेरिएबल है उनको किसी तरह मैनेज किया जाए। Which corresponds to the characteristics of a population? Which corresponds to the characteristics? पॉपुलेशन की क्या करेक्टरिस्टिक्स है? पॉपुलेशन जब बात होती है ना तो एक उसमें हम देखते हैं ये 30 का सैंपल है, 30 से अबव का है। तो जो पॉपुलेशन की खसूसियत है उसे हम पैरामेट्रिक होती है, ठीक है। तो पैरामेट्रिक इसकी होती है। इसमें मेरा ख्याल है ये जो पॉपुलेशन के अंदर जब हमारा पॉपुलेशन है ना, एक लार्ज पॉपुलेशन होती है, उसको हम मुख्तलिफ कर लेते हैं कि पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक। पॉपुलेशन हमारी कितनी है, 30 से ज्यादा है, 30 से कम है, अजम्पशन वगैरह। तो इस वजह से करके ना पॉपुलेशन एक ब्रॉडर चीज है और इसका जो ताल्लुक है वो पैरामीटर पैरामीटर के साथ है। सैंपल उसमें से लेते हैं, उसमें से लेते हैं, पॉपुलेशन में से जो ले रहे होते हैं वो सैंपल होता है। जब पॉपुलेशन को हम एज ए देख रहे हैं कि वो मतलब किस लेवल की है पॉपुलेशन, ब्रॉडर वे के अंदर जो पॉपुलेशन को हम देख रहे हैं, कुछ ऐसा है, ऐसा ही बनता है। इसके अगले में है वो वहां पे आपका ये आएगा। ये यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया, खसूसियत देख लीजिएगा। विच करस्पॉन्ड यानी इंटायर पॉपुलेशन है ना, तो उस इंटायर पॉपुलेशन को जब हम कंट्रास्ट में देखते हैं तो हम उस वक्त पॉपुलेशन को जो है वो पैरामेट्रिक, नॉन पैरामेट्रिक की सूरत में समराइज कर रहे होते हैं। विच करस्पॉन्ड टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिक।
स्टैट के अगर तो हम पॉपुलेशन की बात स्टैट में कर रहे हैं तो वो फिर हम पैरामेट्रिक है। और अगर हम स्टैट के अंदर किस चीज की जरूरत होती है, हम सैंपल लेते हैं और सैंपल की बुनियाद पे हम आगे उसको स्टैट के फार्मूला लगाते हैं, मीन मोड मीडियन जो भी हमने काम करना होता है, तो वो स्टैट के वो चीजें अप्लाई करती हैं। तो सैंपल लेने के बाद जो है वो हम इसके ऊपर कर रहे होते हैं, सैंपल जितना होगा उसके ऊपर हमारे जो है वो स्टैट के फार्मूला वो चीजें अप्लाई होगी। मिस मरियम wants to supplement her paper and pencil test with alternative assessment. मिस मरियम चाहती है कि supplement her paper and pencil test with alternative assessment. Which of the following would she likely use? तो मिस मरियम जो है ना वो पेपर और पेंसिल का इस्तेमाल करके टेस्ट दे रही है विद अल्टरनेटिव असेसमेंट, डिफरेंट तरीकों के साथ असेसमेंट के जरिए। तो वो कौन सा है? ये वाला, इसको हम परफॉर्मेंस असेसमेंट बोलते हैं। मुझे इसका ज्यादा क्लियर नहीं है जवाब, मैंने दो तीन जगह से चेक किया यही आ रहा था, लेकिन मुझे इसकी ना समझ कोई नहीं आई कि उसमें वो यही कह रहा है कि जहां हमारी क्वालिटेटिव होती है वो परफॉर्मेंस होती है। यहाँ सप्लीमेंट हर पेपर एंड पेंसिल टेस्ट, मतलब ये सवाल जो है ना आया हुआ था लास्ट के, तो मुझे इसकी ना कोई ज्यादा समझ नहीं आई, लेकिन इसका जो आंसर था वो परफॉर्मेंस असेसमेंट बन रहा था। तो आप जरा इसके ऊपर तदब्बर कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि इसका ये आंसर ये वाला क्यों है। ओ ए लेवल वर इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड। ये ओ ए लेवल जो है इंग्लैंड के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, कब करवाया गया था? ओ ए लेवल कब करवाया गया था इंट्रोड्यूस? ये करवाया गया 1951 के अंदर, ठीक है, 1951 के अंदर इंग्लैंड के अंदर ओ ए लेवल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था। जो कि हमारे पास जो है वो ओ लेवल जो है वो मैट्रिक के बराबर होता है सेकेंडरी, और ए लेवल जो होता है वो एफएससी के बराबर होता है। ई बुक वाज डेवलप्ड बाय, ई बुक किसने डेवलप की थी? ये माइकल हॉर्ड है, ठीक है। ई बुक माइकल, ई बुक ये हमारा जो ना यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक या लैपटॉप में टैब की तरह, मतलब उस तरह जो किताबें पढ़ना है उसको हम कहते हैं। तो ई बुक माइकल हार्ड है, वाटरमैन ने पेन किया था, लेज़लो ने क्या किया था? बायरो की थी, और चार्ल्स बवे ने क्या किया था? कंप्यूटर किया था। इन essay type question the word what, who, which and where are used to measure। ये जो है ना हम क्या बात है, कौन था, क्या है, कहाँ है, इस तरह के सवाल जो हैं ये किसके अंदर आएंगे? लोअर मेंटल प्रोसेस, मिडल, हायर। आप पेपर दे रहे हैं और पेपर के अंदर बात हो रही है व्हाट इज HCl, ठीक है। अब इस तरह की जो बात हो रही है तो वो कौन से होंगे व्हाट, ये किसने ये काम किया, कहाँ पे किया? ये इसके अंदर मेंटल का हायर इस्तेमाल है, ये लोअर इस्तेमाल है? ये लोअर है। देखिए, आप सिंपल से पूछ रहे हैं ये काम किसने किया जी, कौन था ये काम करने वाला, किस जगह पे हुआ, किस टाइम पे हुआ। अब ये डब्ल्यू वाली ये कुछ ज्यादा सोचो विचार वाले, कंट्रास्ट वाले, तदब्बर वाले वो चीजें नहीं है, ठीक है। ये लोअर लेवल के, लोअर लेवल मेंटल एबिलिटी है जो हमारे पास ये वाली है, व्हाट, हु, विच, इस तरह के सवाल जो हैं। इन ऐसी टाइप का द वर्ड कंट्रास्ट इज यूज टू मैया। अब कंट्रास्ट होता है मुख्तलिफ चीजों को आपस के अंदर उनका डिफ्रेंशिएट करना, उन चीजों का आपस के अंदर फर्क वगैरह बताना। तो ये बार हायर ऑर्डर के अंदर आता है, ठीक है, जहां हमारे पास हम जो है वो चीजों के मुतल्लिक हाई लेवल पे जा रहे हैं कि चीजों की ये उनके कॉज एंड इफेक्ट, उनकी वजह, ऐसा इस तरह की चीजें जब हम देख रहे हैं तो हमारा हायर मेंटल प्रोसेस होगा, हायर मेंटल प्रोसेस होगा, ठीक है। द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज, ऑब्जेक्टिव टेस्ट की खास बात क्या होती है? रिलायबिलिटी ऑफ द स्कोर, कि उसके जो स्कोर होते हैं ना ये बड़े रिलायबल होते हैं, नो डाउट ये बात है। एडिक्यूट कंटेंट सैम्पलिंग, हम अच्छा खासा जो है ना वो एक सैंपल का कंटेंट ले लेते हैं, ठीक है। मेजर द लोअर लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, और ये हायर लेवल की कॉग्निटिव एबिलिटी को मेजर नहीं करता, इसके अंदर सिर्फ लोअर लेवल है। अगर खसूसियत की बात देखी जाए ना तो खास बात तो इसकी पहले वाली बनती है अच्छाई में, लेकिन ये सारी चीजें इसी की हैं, ठीक है। मेजर द लोअर लेवल, ये लोअर लेवल मेजर करता है, जबकि ऐसे पास हमारे हायर लेवल मेजर करता है। और हम एडिक्यूट कंटेंट सैम्पलिंग, हम सारे एक तो तमाम कंटेंट में से हम सैम्पलिंग ले लेते हैं, बड़े सवाल हो तो किसी एक एरिया में से दे दिया, बाकी सारे हमें रह गए, तो हर लिहाज से हम चेक कर रहे होते हैं, एक अच्छी सैम्पलिंग हमें मिल जाती है।
लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन आर इंक्लूडेड इन, कहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं? ऐसे टेस्ट के अंदर लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट के अंदर। कहाँ पे किस तरह के पेपर के अंदर ज्यादा टेस्ट जो हमारे होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट होता है ना, ऑब्जेक्टिव के अंदर हमारे पास बहुत से सवाल होते हैं। नहीं, अगर वही आपको 10 MCQs हैं, तो अगर यही लॉन्ग क्वेश्चन होंगे तो एक या दो होंगे। तो जो है ना, हमारे पास बहुत ज्यादा जो है ऑब्जेक्टिव में सवाल ज्यादा होते हैं। ऐसे टाइप क्वेश्चन कौन से हैं? रिलेटिवली इजी टू मार्क, ऐसे टाइप क्वेश्चन जो है वो उनको आसानी से चेक किया जा सकता है। रिलेटिवली डिफिकल्ट टू मार्क, उनको चेक करना मुश्किल होता है। रिलेटिवली लेस टाइम कंज्यूमिंग इन मार्किंग। देखिए, अगर तो सही मैनों के अंदर हमने जो बड़े सवाल चेक करने हैं ना, ऐसे टाइप, हमें पढ़ना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव में तो ये होता है ना कि एक नंबर गई, ठीक है, गलत है, फौरी इस तरह कर दिया। लेकिन जो हम ऐसे टाइप क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा होता है, मुश्किल होता है कि इसको चेक करना, कि टाइम लगता है अगर हमने इसको पढ़ना है तो। फॉर द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री इकोनॉमी, द फीस शुड बी रिड्यूस्ड, परहैप्स इवन अल्टीमेटली अबॉलिश्ड। हु सेज? इकोनॉमिक के लिए, लाइफ के लिए कंट्री में फीस जो है वो कम होनी चाहिए। कहता है कि फीस नहीं लेनी चाहिए और या इसको खत्म कर दिए। कौन इसकी बात करता है? तो ये वाली बात जो है ना, वो रशियन वाली कार्ल मार्क्स जो था ना, वो ये बात करते थे कि ये फीसें नहीं लेनी चाहिए, तालीम जो है वो बिल्कुल मुफ्त होनी चाहिए। द टेक्सानोमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बाय ब्लूम इज, जो टेक्सानोमी है ब्लूम की, इसकी तरतीब कैसे है? वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, हायरार्किकल है। यानी कि उसमें जैसे नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन। अब हम एक हायरार्की के अंदर चीजों को लेके चलते हैं, अगर हम ऊपर नीचे उनकी तरतीब को बदल नहीं सकते। ये हायरार्की एक तरतीब है प्रॉपर। द वर्थ ऑफ अ स्टूडेंट पर्सन अटैच टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और फिनोमेना इज, किसी चीज को जब हम वर्थ दे रहे होते हैं, इट मीन हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको कोई खास उसकी वो वैल्यू दे रहे हैं। ठीक है, किसी चीज को वर्थ देना, उसको अहमियत देना, इसका मतलब है उसको वैल्यू देने की बात है। विच बुक इज द बाइबल ऑफ द करिकुलम डेवलपमेंट, कौन सी बुक जो है बाइबल है करिकुलम डेवलपमेंट की? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन, जो कि बुक है उसकी, बेसिक प्रिंसिपल बुक थी वो उसकी, टेलर टेलर की थी बुक। तो वो वाली द चाइल्ड एंड द करिकुलम, करिकुलम डेवलपमेंट थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो ये वाली जो बुक है ना, ये पहली बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एंड इंस्ट्रक्शन, ये टेलर की बुक है। और ये वाली जो है ना, वो इसको बाइबल ऑफ द करिकुलम कहा जाता है। ठीक है। द टोटल टाइम इज अलोकेटेड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, जो एक क्लास के अंदर पढ़ने के लिए टाइम दिया गया है, वो टाइम क्या कहलाएगा? अलोकेटेड टाइम। ठीक है, यानी अलोकेट किया, इतना टाइम पढ़ाई का है, इतने टाइम पढ़ना है, तो वो अलोकेटेड टाइम होगा। बाल पॉइंट, ये सारे लेजलो आ गया। ठीक है, माइकल हर्ट ने ई बुक किया था, वाटरमैन ने पेन किया था, 40 पे कंप्यूटर। अंडर विच रिपोर्ट डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, यानी DUI किसने लिख दिया है? DPI। ठीक है, DPI इन प्रोवेंस वार, DPI की सीट चूंकि डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये जो है ना वो प्रोवेंशियल लेवल सीट है। और किस रिपोर्ट के अंदर ने ये बात की गई थी इसकी, ये जरा बताइए। ये 1854 के अंदर 40 वोट डिस्पैच जो है, उसके अंदर सबसे पहले DPI का ओहदा क्रिएट किया गया था। ठीक है, डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन का ओहदा जो है वो 1854 के अंदर क्रिएट किया गया था। द टीचर इनवाइट द लर्नर टू शेयर केस, टीचर्स लर्नर को इनवाइट करता है कि वो आपस के अंदर कोई चीज शेयर करें। यानी आप बैठा है, उस्ताद बैठा है और कहता है बच्चों के कि आप लोग आपस में मिलजुल के पढ़ लें बैठ के एक दूसरे उस्ताद की। तो ये वाला फैसिलिटेटर होता है, यहाँ पे टीचर मौजूद है और बच्चों को जो है वो लर्नर आपस के अंदर जो है वो पढ़ रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। तो वो टीचर वहाँ फैसिलिटेट के तौर पे होता है और बच्चे आपस में चीजों को कर रहे होते हैं। Which technique of research entirely eliminates the bias factor in the experiment? कौन सी टेक्निक जो है वो बाइस फैक्टर को खत्म करती है? यानी कौन सी टेक्निक अगर हम यूज करें तो बाइसनेस जो होते हैं, रैंडमाइजेशन है, सबसे बड़ी टेक्निक जो है, जो हम अगर ये इस्तेमाल करें तो हम बाइसनेस से निकल जाते हैं, क्योंकि उसके अंदर सबको जो है वो मौका मिल रहा होता है। टीचर प्लेसेस फिर्म लिमिट्स, टीचर जो है वो सख्त कंट्रोल रखते, लिमिट लगाता है, कंट्रोल करता है ऑन द स्टूडेंट, बट एट द सेम टाइम इनकरेज इंडिपेंडेंस, और साथ में बच्चों को कुछ ना कुछ आजादी भी देता है। यानी कौन सा होगा कि जहां पे देखें टीचर जो है वो उनको
प्रॉपर उसने लिमिट्स भी लगाई हुई है, कंट्रोल भी किया हुआ है, और लेकिन उनको थोड़ा आजादी भी देता है। इसके ना दोनों मुझे जवाब कंफ्यूज कर रहे हैं। अथॉरिटेरियन तो बिल्कुल नहीं है। अथॉरिटेरियन वो होता है जहां पे बहुत ज्यादा सख्ती होती है, ठीक है, जहां पे बहुत ज्यादा सख्ती होती है, कुछ बच्चों की सुनी नहीं जाती, उनको कोई आजादी नहीं है, वो है। अथॉरिटेटिव में ये होता है कि बच्चों को उनको कंट्रोल होता है, लेकिन उनकी सुनी जाती है, उनकी बात के ऊपर कुछ ना कुछ उनकी बात को जो है ना यानी फैसला अपनी मर्जी से ही करता है, लेकिन उनको बात करने का हक होता है। लेकिन जहां पे एट द सेम टाइम इनकरेजेस इंडिपेंडेंस, उनको आजादी को इनकरेज करता है। परमिसिव एक ऐसा स्टाइल है जहां पे रूल तो बने हुए हैं, लेकिन ये उसी उसी तरह ही हम ले रहे हैं इस सारी थ्योरी को ना, मतलब पेरेंटिंग स्टाइल की तरह ही हम ले रहे हैं ये बात। परमिसिव के अंदर बच्चे पूछते हैं, उनको इजाजत मिल जाती है, तो ज्यादा वोट मेरे अथॉरिटेटिव की तरफ है। अरे चार और किसी हद तक जब तो वो कहता है थोड़ी आजादी यहाँ पे दे रहा है, तो उसमें हम परमिसिव की तरफ आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा जो है वो अथॉरिटेटिव स्टाइल ज्यादा माना जाएगा ये वाला। ACR एक्रीडेंशियल यानी एनुअल क्रेडेंशियल रिपोर्ट, PR परफॉर्मेंस एवेल्युएशन रिपोर्ट। अगर फॉर एग्जांपल आप कहीं जॉब कर रहे हैं और आपके ऊपर जो आपकी DDO पावर है, जो आपका बॉस है, और वो बॉस अगर आपके उसका टेन्योर 3 महीने से कम है, फॉर एग्जांपल मैं किसी इदारे के अंदर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, अगर मैं किसी इदारे के अंदर पढ़ा रहा हूँ और मैं वहां पे मैंने अक्टूबर के अंदर गया हूँ, ठीक है, और अब मैं उसमें नवंबर में गया हूँ, अब मेरे उस साल के खत्म होने में से 2 महीने हैं, इन 2 महीनों की मेरी ACR नहीं लिखी जाएगी। मेरा सर क्योंकि 3 महीने कम का टाइम हो तो ACR नहीं लिखी जाती, तो वो मेरी नहीं लिखी जाएगी। और या किसी बॉस के अंडर मैं जो 3 महीने से कम रहा, फॉर एग्जाम्पल मेरे कॉलेज का प्रिंसिपल एक दफा चेंज हुआ, फिर दूसरा एक प्रिंसिपल 2 महीने रहा, दूसरा 3 महीने रहा, फिर एक महीना रहा। अब जिनकी सर्विस 3 माह से कम होगी मेरे बॉस, उनके अंडर काम करते हुए मैंने अपनी सर्विस वो अपनी ACR जो है वो नहीं लिखवानी। डैश इलस्ट्रेट हाउ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज ओवर टाइम, न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे टाइम के साथ बदल रही है। तो ये वाला ना वो बनता है, दूसरा लाइन ग्राफ बनता है, यानी देखिए इसके अंदर यानी यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे बदली इस तरह ऐसे ऐसे जहाँ पे लाइन वैल्यूज जो है न्यूमेरिकली वो चेंज हो रही है न्यूमेरिकल वैल्यू के मुताबिक, उसको हम देखेंगे। इसको इस तरह दिखाते हैं कि इनकी इतनी टाइम पे इतने विकेट गई हैं। एजुकेशन इज अ डैश प्रोसेस, एजुकेशन कैसा प्रोसेस है। अच्छा वैसे ना एजुकेशन के मुतालिक ना कुछ लोगों ने कहा कि एजुकेशन जो है बाइपोलर है, किसी ने कहा ट्राइपोलर है। यूनिपोलर की बात नहीं होती, या बाइपोलर या ट्राइपोलर। बाइपोलर में कहते हैं कि एजुकेशन के अंदर टीचर और स्टूडेंट का काम है, ठीक है, तो वो बाइपोलर कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ट्राइपोलर, वो कहते हैं कि इन्वायरमेंट का भी रोल है, इन थर्ड वो एक्टिव जो कंडूसिव इन्वायरमेंट फॉर लर्निंग। तो ट्राइपोलर हम कहेंगे क्योंकि बाद में पहले बाइपोलर दिया गया था कंसेप्ट और फिर ट्राइपोलर दिया गया। तो लेटेस्ट जो बात है कि एजुकेशन एक ट्राइपोलर प्रोसेस है जिसमें टीचर, स्टूडेंट और इन्वायरमेंट का असर भी होता है। टू इंश्योर टीचर अकाउंटेबिलिटी, टीचर की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए दे शुड बी प्रोवाइडेड विद, टीचर्स को क्या प्रोवाइड करना चाहिए, टीचर्स की हम अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करें। उस तलहा आवाज ना आए। ट्रेनिंग इन टीचिंग एंड एग्जामिनिंग, टीचर्स की जो है वो ट्रेनिंग करना और एग्जामिन करना। अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, उनकी प्रोफेशनल ग्रोथ। देखिए यहाँ पे हम सिर्फ बात कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी, टीचर्स को जो है ना वो कैसे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी चाहिए टीचर की, क्या उसके लिए हम टीचर्स को ट्रेनिंग करवाएं और एग्जामिन करें। अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, टीचर्स की प्रोफेशनल ग्रोथ करें। फ्रीडम इन द सिलेक्शन ऑफ कंटेंट एंड मेथड ऑफ टीचर, हम टीचर को अकाउंटेबिलिटी तब करें, अकाउंटेबिलिटी तब करें जब हम टीचर्स को अपनी मर्जी का मेथड ऑफ टीचिंग पढ़ा दें और उसको कंटेंट सिलेक्ट करने में उसकी मर्जी का। भाई देखें इसकी ऐसे मिसाल है, अगर हमें हमें इतना बाउंड किया हम अपनी मर्जी से क्लासेस शुरू नहीं कर सकते, हम अपनी मर्जी से किसी टीचिंग मेथड से पढ़ा नहीं सकते कंटेंट, तो उस सूरत में हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं, बल्कि हमें अकाउंटेबिलिटी करनी है तो फिर हमें ये वाली चीजें जो है वो हमें इतनी आजादी हो कि हम कंटेंट को अपनी सिलेक्ट करें और मेथड।
द करेक्ट मेथड टू राइट अ रेफरेंस इन द टेक्स्ट। जो हम ना रेफरेंस दो तरह के होते हैं, विद इन द टेक्स्ट और आउट ऑफ द एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है। अब जो हमारे पास होता है कौन सा करेक्ट मेथड है, तो हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ मेथड दिए। जब भी आप विद इन द टेक्स्ट चीजों को काउंट कर रहे होते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपने एक पैरा स्टार्ट किया है, रिचर्ड 2017 उसने ये वाला स्टेटेड दैट, उस सूरत के अंदर हम ये वाला करते हैं, रिचर्ड को वैसे लिख लेते हैं और जो सन होता है उसको जो है वो ब्रेसेस में ब्रैकेट्स के अंदर उसको ले लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो है करेक्ट है। ये जो है, ये जो ब्रैकेटें लगी हुई हैं, ये वाला करेक्ट मेथड नहीं, और ये होता भी जो है वो एट द एंड है, ठीक है, वहां पे होता है। द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन इज, सुपरविजन का प्राइमरी गोल क्या है? असिस्ट टीचर इन इंप्रूविंग देयर इंस्ट्रक्शन मेथड, के प्राइमरी टीचर पहले के वो हेल्प टीचर्स टू अंडरस्टैंड प्रॉपर, मेक लर्निंग मोर इफेक्टिव फॉर चिल्ड्रन। ये वाला आंसर होगा कि हमें असल सुपरविजन का काम है कि लर्निंग को इफेक्टिव बनाए, लर्निंग को मेक लर्निंग मोर इफेक्टिव फॉर चिल्ड्रन। इसको जो है बच्चों के लिए असल सुपरविजन का काम है कि वो लर्निंग को इफेक्टिव बनाए। The horizontal organization of the curriculum is referred to as horizontal organization। तो क्या यानी horizontal एक ही तरह के ना मुख्तलिफ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ही तरतीब के साथ, इसका मतलब हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, मुख्तलिफ चीजों का आपस के अंदर जुड़े होना। तो horizontal organization of the curriculum it called integration। ईमेल कम्युनिकेशन जो है, इसको रिटर्न कम्युनिकेशन, किसी लोगों ने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा हुआ है, वो भी ठीक है, लेकिन ये एग्जाम के अंदर मैं रिटर्न लगा के आया था और यही ठीक था, ठीक है। रिटर्न कम्युनिकेशन होगा ईमेल जो है। वर्ल्ड टीचर जो है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर। द 3 Rs इसको बोलते हैं, रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक। 3 Rs क्या मतलब क्या है? रीडिंग राइटिंग एंड अरिथमेटिक। अब सॉफ्टवेयर फॉर द एनालिसिस ऑफ क्वालिटेटिव डाटा के लिए हम एन वीवो इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने अपनी आपको नोट्स में बताए थे कि कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे पास है क्वांटिटेटिव के, कौन से क्वालिटेटिव के। तो एन वीवो जो है वो क्वालिटेटिव का है और एमओएस एक्सेल एसपीएसएस ये क्वांटिटेटिव के हैं। सिमेट्रिकल कर्व को नॉर्मल कर्व भी बोलते हैं। सिमेट्रिकल जो एक पूरी तरतीब के साथ है, यानी उसको नॉर्मल कर्व भी बोलते हैं। बाकी लेप्टो प्लेटो मेजो ये वाली इनके अंदर होता है, कोई बहुत बड़ी होती है, कोई नीचे होती है। तो सिमेट्रिकल जो कर्व असल हमारी पास सही कर्व होती है वो नॉर्मल कर्व होती है। व्हाट इज द यूनिटी ऑफ कमांड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, यूनिटी ऑफ कमांड मैन क्या होगा? वर्कर आर गिवन स्पेशलाइज्ड टास्क टू डू, के वर्कर को स्पेशल टास्क दिए जाएगा करें। नेसेसरी टू इंश्योर दैट मैनेजरियल कमांड आर कैरिड आउट नीडेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर रन इफेक्टिव एम्प्लॉय शुड हैव ओनली वन बॉस। देखिए जो हमारे पास है ना कमांड एंड प्रिंसिपल, तो कमांड होती है ना, इसका मतलब है कि किसी एक के पास पावर है, तो कमांड एंड प्रिंसिपल होगा मैनेजमेंट का ये होगा कि पावर जो किसी एक के पास है, ठीक है। जहाँ कमांड की बात हो रही है, कमांड में हमारे पास एक ही बंदा होता है, यूनिटी भी एक की बात ही हो रही है। मेलिसा इज अ गुड रोल मॉडल फॉर हर टीम मेट्स, मतलब कोई लड़की है वो अपनी टीम के साथ अच्छी है। शी वांट्स टू मेक श्योर हर टीम डज वेल, वो चाहती है कि उसकी टीम अच्छा परफॉर्म करे। एंड व्हेन द चैंपियनशिप लगा लो, इस पर क्या लिखा था मैंने इसको ना, ठीक है। चैंपियनशिप को जो है ना वो हर डिजायर टू अटेन द गोल इज, ये क्या एक्सट्रिंसिक है या इंट्रिंसिक है, या नीड है या ड्राइव है? ज्यादा इसको आप मोटिवेशन की तरफ लेके आए तो ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगी। देखिए यहाँ पे मैं ना चैंपियनशिप की बात कर रहा हूँ कि विंस द चैंपियनशिप, चैंपियनशिप जीतना। इसमें शी वांट टू मेक श्योर हर टीम डज वेल, वो चाहती है उसकी टीम कामयाब हो। विन द चैंपियनशिप, हर डिजायर टू अटेन दिस गोल। अब चैंपियनशिप को अगर हम लिखे ना चैंपियनशिप ट्रॉफी हमने जीतनी है, उस सूरत के अंदर तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये इंट्रिंसिक होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम उसको जो है वो इनाम के तौर पे ना ले, चैंपियन एक मैच के तौर पे ले, तो ये इंट्रिंसिक होना चाहिए। अब चैंपियनशिप मेरे ख्याल मैच ही होगा, चैंपियनशिप इनाम तो नहीं है ना? क्या ख्याल है? क्योंकि कंपिटेंस, हाँ ये भी तो है।
उस इंट्रिंसिक में तो हम अपना करते हैं, इंट्रिंसिक में तो अपनी जात होती है। मेलिसा गुड रोल मॉडल फॉर हर टीम मेट, शी वांट्स टू मेक श्योर हर टीम डज वेल एंड विन द चैंपियनशिप। इसमें ये एक्सट्रिंसिक वाला ना ज्यादा सूटेबल है, ठीक है, कि इसके अंदर जो जब हम मैच एक खेल रहे हैं और मैच के अंदर दुनिया को भी दिखाना है कि हम जो है ना वो जीत सके, तो इस तरह करके ना कोई अपनी बस डिजायर तो उसकी, ही वांट्स टू मेक श्योर हर टीम, डिजायर है, शी वांट्स टू मेक श्योर हर टीम डज वेल एंड विन द चैंपियनशिप, हर डिजायर टू अटेन दिस गोल, उसकी ये ख्वाहिश कि वो एक गोल अचीव कर लें। चलिए, एक्सट्रिंसिक या इंट्रिंसिक दोनों में अब यार, एक वैसे हर डिजायर उसकी ये ख्वाहिश है टू अटेन दिस गोल, कि उस गोल को अचीव करे, लेकिन यहाँ पे कहीं उसने ये कोई बात नहीं की कि मुझे ये इनाम इतना दिया जाएगा, मुझे चैंपियन जीतूंगी, मुझे को लोग खुश होंगे। इस तरह का कोई कीवर्ड उसने इस्तेमाल नहीं किया कि ऐसा कोई कीवर्ड हमें मिले जिसकी बुनियाद पे हम कह सकें कि वो किसी दूसरे को खुश करना चाहती है, ठीक है, तो इंट्रिंसिक ठीक है। उर्दू वाज मैंडेटेड एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट फ्रॉम ग्रेड 3 to 12। उर्दू को कब जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट जो है वो बनाया कहा गया था, बाय द पॉलिसी फार्मूलेटेड इन द ईयर। तो ये 1959 की जो पॉलिसी थी इसके अंदर उर्दू को लाजमी करार दिया गया था। 1959 की पॉलिसी के अंदर, कमीशन के अंदर जो है वो उर्दू को लाजमी करार दिया गया था। स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, अगर बच्चे को आप यानी कि छड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर बच्चे को डर पाला नहीं होगा तो बच्चा जो है वो खराब हो जाएगा। तो ये विक्टोरियन एरिया, नेचुरलिज्म और प्रैग्मेटिज्म तो दोनों प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, तो विक्टोरियन एरा ये कहते थे कि थोड़ी सी सख्ती भी होनी चाहिए। अगर आप स्पेयर द रॉड, अगर आप जो है वो डंडे को आजाद करेंगे तो बच्चा खराब हो जाएगा। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग शुड बी, जो इदारे की प्लानिंग होती है उसके अंदर इदारे के एम्स और उसकी नीड्स को देख के उसकी प्लानिंग की जा रही होती है। फॉर गुड कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन क्या चाहिए कि अच्छी स्पीकिंग हो, ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन हो, स्पीक इन माइल्ड टोन हो, या क्लैरिटी ऑफ थॉट्स हो। अगर आपके अच्छे ख्यालात हैं तो आप अच्छी कम्युनिकेशन कर सकेंगे, ठीक है, यानी वही जो आपके दिमाग में चल रहा है आपकी जबान से वही निकलेगा। तो क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है वो अच्छी कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। पहली चीज, आपके जो माइंड है अगर वो क्लियर होगा तो आप अच्छी कम्युनिकेशन करेंगे। यानी अगर आप अंदर खुद से क्लियर हैं तो आप जो है उस बात को सही तरह कर सकते हैं। जैसे मैं 2-3 सवालों के अंदर क्लियर नहीं था खुद ही, अब मेरे क्लियर ना होने की वजह से मैं उस चीज को सही तरह डिलीवर नहीं कर सकता। व्हाई डज द टीचर आस्क क्वेश्चन इन क्लास, टीचर जो है वो क्लास के अंदर बच्चों से सवाल करता है, क्यों करता है? इस वजह से ताकि बच्चों की थोड़ी अटेंशन जो है ले सके, ना कि ये डिसिप्लिन मेंटेन करना है या उनको मारना मकसद है। द प्रोपोनेंट ऑफ द कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ जो टीचिंग है इसका प्रोपोनेंट कौन है? तो ये कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग जो है जेरोम ब्रूनर ने दी है, ठीक है, कॉग्निटिव थ्योरी जेरोम ब्रूनर ने दी है। जो ये तो है ऑपरेंट कंडीशनिंग इसने दी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव की दो थ्योरीज हैं, तो जो जीन प्याजे कॉग्निटिव दी थी, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग या टीचिंग, ये इसने दी थी, जेरोम ब्रूनर ने दी थी। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो है वो जीन प्याजे ने दी थी, तो ये ब्रूनर है, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ एजुकेशन शुड बी, एजुकेशन का मेन फंक्शन क्या है? टू प्रिपेयर चाइल्ड फॉर लाइफ, कि बच्चे को लाइफ के लिए तैयार करना। टू डेवलप कैपेबिलिटीज ऑफ मैन, मैन के अंदर कैपेबिलिटी टू हेल्प चिल्ड्रन एडजस्टमेंट, तो ये ज्यादा बेहतर है। टू प्रिपेयर अ चाइल्ड फॉर लाइफ, बच्चे को जिंदगी के लिए तैयार करना, ये एजुकेशन का मकसद है। डैश इज एन अप्रोच टू एजुकेशनल प्लानिंग, कौन सी एजुकेशनल प्लानिंग की अप्रोच है? मैन पावर अप्रोच, सोशल डिमांड अप्रोच, बोथ ए एंड बी, दोनों कर दें कि इंसानों की भी जरूरत है मतलब एजुकेशन प्लानिंग के अंदर, और हमारी मैन पावर, सोशल डिमांड, सारी सोसाइटी को भी देखना है, सोसाइटी क्या चाहती है और हमारे पास कितने वसाइल अवेलेबल हैं, तो बोथ ए एंड बी होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का, द मेन टास्क ऑफ एन एजुकेशन कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या टास्क है? कि हमारे आंसर को स्कोर करे, परिजर्व द हमारी इंफॉर्मेशन को महफूज रखे, हमारे डाटा को एनालिसिस करे, या ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बस इतने ही टाइप किए थे, ये होगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा।